हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में दोस्तों जो सेकंड टर्म में बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों जो पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं सीबीएसई क्लास 12 के जो बोर्ड एग्जाम होने वाले जो से हम सेकेंड टर्म एग्ज़ाम कह रहे हैं वो है 26 अप्रैल से होने वाला है। ऐसे में हमारे पास दोस्तों समय देखा जाए तो आज है 2 मार्च। तो कुल मिलाकर हम देखें तो दोस्तों हमारे पास 2 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। तो इस समय जो हमारे पास उसमें हमें एक अच्छी तैयारी करनी है। तो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको दोस्तों सही से कवर करना है, ताकि हमारा जो है परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटे। और इसी को लेकर दोस्तों द पॉलिटिकल मास्टर हम आपके सामने वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न जो है पूछे जाने की पूरी दोस्तों संभावना रहती है और यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी के लिए दोस्तों द पॉलिटिकल मास्टर चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की, जो पूछा गया है कि चीन के विदेशी व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि लाने वाले 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि चीन द्वारा 1978 में खुले द्वार की नीति यानी ओपन डोर पॉलिसी की शुरुआत की गई थी। उसके द्वारा विशेषकर चीन ने क्या बनाया, तो स्पेशल यानी SEZ की स्थापना करी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना करी। और इससे क्या होता है कि चीन के जो व्यापार है उसमें बहुत तेज़ गति से वृद्धि होती है। क्लियर। इसी में से अथवा क्वेश्चन पूछा गया है कि सत्ता के नए केंद्र के रूप में जापान की 2 आर्थिक विशेषताओं को वर्णन कीजिए। तो सत्ता के नए केंद्र जापान की अगर आर्थिक विशेषता की बात करें दोस्तों, तो जापान जो है अर्थव्यवस्था विश्व की जो है दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और एशिया के देशों में अकेला जापानी समूह G8 के देशों में शामिल है। या G8, अगर हम G8 की बात करें तो दोस्तों G8 से जो है अब रूस को जो है निकाल दिया गया है। तो अभी जो G8 था वो अब G7 के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 2, दक्षेश की धीमी प्रगति के क्या कारण है। जी हाँ, दक्षेश की धीमी प्रगति के कारण, दक्षेश की अगर हम बात करें दोस्तों उसकी धीमी प्रगति के कारण अगर हम दक्षेश की बात करें तो दक्षेश को आप सार के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। और दक्षेश की धीमी प्रगति के जो मुख्य कारण है वह है सदस्य देशों के बीच विवाद और द्विपक्षीय मुद्दों के कारण दक्षेश की प्रगति धीमी है। उदाहरण के लिए भारत व पाकिस्तान के बीच तनाव का मुख्य मुद्दा कश्मीर का है और इसी प्रकार जाति विरोध के कारण सार की प्रगति बहुत धीमी रही है दोस्तों। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि मार्शल योजना क्या थी, इसने यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन के गठन का रास्ता कैसे बनाया। तो मार्शल योजना की अगर हम बात करें तो मार्शल योजना अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए ज़बरदस्त मदद की और इसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। और मार्शल योजना के तहत ही 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना भी की गई, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद की गई। यह एक ऐसा मंच बन गया जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों ने व्यापार और आर्थिक मामलों में एक दूसरे की काफ़ी मदद की। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व भर में आर्थिक नीतियों के निर्धारण में किन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका रहती है। तो अगर हम विश्व भर में आर्थिक नीतियों के निर्धारण की बात करें जो सबसे बड़ी भूमिका निभाती है तो वो है WTO की अगर हम बात करें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये वो संस्थाएं हैं जिनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है दोस्तों। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाह जांच आयोग की नियुक्ति क्यों की गई और इसके क्या निष्कर्ष निकले। तो शाह जांच आयोग की नियुक्ति दोस्तों की गई थी 1977 में और ये आपातकाल के बाद दोस्तों आपातकाल के कारणों को पता लगाने के लिए जांच जो शाह जांच आयोग की कमेटी बनाई गई थी और इसमें आपातकाल के दौरान जो भी अत्याचार किए गए, जो भी मानवाधिकार हनन किए, उसकी जांच पड़ताल करने के लिए कमेटी बनाई गई थी। और शाह आयोग का निष्कर्ष था कि वास्तव में श्रीमती गांधी की सरकार ने लोगों पर अत्याचार किए तथा उन्हें स्वयं तानाशाही ढंग से शासन भी किया। ये शाह आयोग की जांच में पता चला। A.K. गोपालन के राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डाली। तो A.K. गोपालन की अगर हम बात करें दोस्तों तो A.K. गोपालन जो है कम्युनिस्ट नेता थे जो पहले आम चुनाव में जीतने वाले 16 कम्युनिस्ट नेताओं में से एक थे। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में शुरुआत किया। 1947 में गोपालन कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। 1964 में जब कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन हुआ तो वे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी में शामिल हो गए। अगला क्वेश्चन है 1952 के प्रथम आम चुनाव से लेकर 2004 के आम चुनाव तक मतदान के तरीके में क्या परिवर्तन आए। तो 1952 के जो प्रथम आम चुनाव से लेकर 2004 के आम चुनाव की अगर हम
परिवर्तन की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले मत पेटी का प्रयोग किया, यानी प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अलग अलग बक्सों में के स्थान पर एक ही मत पेटी और एक ही मत पत्र हो गया, जिसमें सभी उम्मीदवारों के नाम तक चुनाव चिन्हांकित होते थे। और वर्तमान मत पत्रों के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग हो रहा है और फोटो पहचान पत्र का प्रयोग हो रहा है। एकात्म मानववाद का विचार किसने दिया था? तो एकात्म मानववाद का जो विचार दिया था वो दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने दिया था। और एकात्म मानववाद उस विचारधारा को कहा जाता है जो मनुष्य के मूल्यों व उससे संबंधित विषयों पर ध्यान देती है। इस केंद्र में व्यक्ति होता है। ब्रिक्स क्या है? इसके उद्देश्यों के विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ब्रिक्स एक उभरती हुई 5 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का एक संगठन। इसे 5 देशों ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने व्यापार, राजनीति के और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने के लिए बनाया है। इसकी स्थापना वर्ष 2009 में हुई थी और उस समय इसमें 4 देश शामिल थे। वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया। उद्देश्य दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्रिक्स का उद्देश्य अधिक स्थायी और न्याय संगत और पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के लिए समूह देशों के बीच सहयोग को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाना है। तो ये जो है दोस्तों ब्रिक्स का जो प्रमुख उद्देश्य है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों आपको जो परीक्षा है आने वाली सेकेंड टर्म एग्जाम की, इससे पहले जो आपके प्री बोर्ड होने वाले 10 तारीख से, तो इसी में से क्वेश्चन पूछे यानी पूरी संभावना। तो वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए दोस्तों, और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। क्लियर? तो ये है ब्रिक्स का उद्देश्य। इसी प्रकार से प्रश्न 10 पूछा गया कि 1975 में आपातकाल से सीखे गए 3 सबकों की व्याख्या कीजिए। तो आपातकाल से कौन से सबक सीखे गए? तो इसमें निम्नलिखित सबक हैं दोस्तों। तो आपातकाल से लोकतंत्र की शक्ति और कमजोरियां उजागर हो गई और बहुत से पर्यवेक्षक ये मानते हैं कि आपातकाल के दौरान भारत में लोकतांत्रिक शासन नहीं रहा था, लेकिन ये भी ध्यान देने की बात है कि थोड़े दिनों के अंदर ही कामकाज फिर से लोकतांत्रिक ढर्रे पर लौट आए। तो एक चीज़ ये भी है दोस्तों कि आपातकाल के बाद मेरे विचार से जो है लोकतंत्र और अधिक मजबूत हुआ, क्योंकि लोगों के अपने अधिकारों के प्रति समझ विकसित हुई। जो लोग पहले अपने अधिकारों को लेकर सचेत नहीं थे, वो लोग भी अब अधिकारों के प्रति जानकारी रखने लगे। उनके भी अपने अधिकार, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकारों के बारे में पता होने लगा। तो एक प्रकार से देखा जाता है कि आपातकाल के बाद लोकतंत्र और मजबूती से खड़ा हुआ। आपातकाल से संविधान में कुछ अर्थ अगर हम सुझाव की बात करें तो दोस्तों आपातकाल में बदलाव भी किया गया है। अब जो है संविधान में सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगाया जा सकता है। आंतरिक आपातकाल के शब्द को हटा दिया गया और बहुत सारी चीज़ें अगर हम बात करें दोस्तों आर्टिकल 42 माफ़ कीजिएगा कि 42वां संविधान संशोधन हुआ और 42वें संविधान संशोधन में हमारे संविधान में के जो मूल अपना प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है प्रस्तावना, उसमें 3 शब्द जोड़े गए, अखंडता, पंथनिरपेक्ष और समाजवाद जोड़ा गया। इसके बाद दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को भी शामिल किया गया। इवन जो हमारा संपत्ति का मौलिक अधिकार था, उस संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त करके दोस्तों उसे विधिक अधिकार बना दिया गया, यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो बहुत से परिवर्तन किए गए। ठीक है, इसी पर से क्वेश्चन पूछा गया कि नीचे दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में 4 राज्य ABCD चिन्हित किए गए हैं। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर उन्हें पहचानिए और सही नाम प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर 4 राज्य हैं। राम जन्मभूमि समीवाद किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में है। बीबी मंडल किस राज्य के मुख्यमंत्री है? तो दोस्तों बीबी मंडल जो मुख्यमंत्री कहाँ के रहे? तो वो रहे बिहार के माफ़ कीजिएगा। गोधरा विवाद किस राज्य से? गोधरा तो गुजरात से है। वह राज्य जहाँ 1957 से 1960 तक नेशनल कांग्रेस की सरकार बनी रही थी। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते जम्मू कश्मीर में। इसी प्रकार कांग्रेस किस प्रकार एक सामाजिक विचारधारा गठबंधन में व्याख्या कीजिए? तो ये केवल दृष्टिबाज छात्रों को लेकर है। और चीन और भारत की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में मौजूदा एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का को चुनौती दे सकने की क्षमता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने तर्कों के अपने विचारों को पुष्ट करें। तो चीन और भारत जो है अगर हम बात करें विश्व की उभरती अर्थव्यवस्था तो हैं, बट क्या इनके पास एक ध्रुवीय विश्व की चुनौती देने की क्षमता है इनमें? यहाँ पर आप देख सकते हैं तो सारी तरह से। तो इस चैप्टर में अगर हम बात करें यहाँ से क्वेश्चन चाहे वो विदेश नीति जो फॉरेन पॉलिसी है या सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, वहाँ से क्वेश्चन दोस्तों 6 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हम सही तरीके से। क्वेश्चन दोस्तों ऐसे ही पेपर में आपके पूछे जाएंगे, इससे अलग क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपके पेपर में। वैश्वीकरण से भी क्वेश्चन 6 नंबर में पिछले हम कह सकते हैं कि सीबीएसई सैंपल पेपर में भी यहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। वैश्वीकरण के प्रतिरोध के किन्हीं 3 कारणों की व्याख्या कीजिए। तो प्रतिरोध के जो 3 कारण हैं, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएँ, वैश्विक अंतर्राज्य की कल्याण की धारणा, वैश्वीकरण सभी देशों में पूंजीवाद व्यवस्था को बढ़ावा दिया है। तो ये कुछ अवधारणाएं हैं जिसने वैश्वीकरण को प्रतिरोध के कारण दिए दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 है, गठबंधन की राजनीति के
इस नए दौर में राजनीतिक दल विचारधारा को आभार मानकर गठजोड़ नहीं करते हैं। इस कथन के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। तो इस कथन के पक्ष और विपक्ष में यहाँ से तर्क दे सकते हैं। तो 1977 में जब जनता पार्टी बनी थी तब सीपीआई की छोड़कर लगभग सभी दल जो है इसमें शामिल हो गए थे। इन सभी दलों की विचारधारा समान नहीं थी। 1989, 1990, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ से ये पक्ष में और ये विपक्ष में तर्क यहाँ से है दोस्तों, आप यहाँ से देख सकते हैं। अथवा में क्वेश्चन पूछा गया है। अथवा में क्या है कि क्वेश्चन है, सरकार यदि अस्थिर हो जाए और इसके भीतर झगड़े हों तो मतदाता ऐसी सरकार को कड़ा दंड देते हैं। जनता पार्टी के शासन के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये टॉप 13 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ से परीक्षा प्रश्न पत्र में आपको प्रश्न देखने को सीधा मिल सकते हैं। तो ये टॉप 13 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसे आप प्लीज़ एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जिस पैटर्न पर आपके प्रश्न पूछे जाने वाले हैं परीक्षा में, सेकेंड टर्म एग्जाम में। तो उसी पैटर्न पर आधारित दोस्तों क्वेश्चन दिए गए हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो से सभी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप सभी के जवाब दिया जाएगा दोस्तों। और चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, माफ़ कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और चैनल को साथ साथ दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।